तो हमारा इतिहास के इस 23वें लेक्चर में हम लोग इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे थे। प्रथम चरण हमने देखा, अब द्वितीय चरण में हमारा प्रवेश हुआ है जिसका समय है 1906 से 1919। यह दौर ऐसा है जिसको क्रांतिकारी युग के नाम से जाना जाता है। एक टर्म यूज किया जाता है, वह है उग्र राष्ट्रीयता का युग, क्योंकि न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं उससे स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि यह युग उग्र राष्ट्रवाद का युग था। एक आपका मेंस का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1906 से 1919 या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक उग्र राष्ट्रवाद के दशक थे, इनकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या जब आप करते हैं तो आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है। कैसे सिद्ध करेंगे कि उग्र राष्ट्रवाद का है, उग्र राष्ट्रीयता का युग है? इसके लिए आपको दिखाना होगा कि भारत में उस समय के दौरान कौन सी स्थितियां थीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न देश थे उन पर कौन सी स्थितियां थीं, क्या वास्तव में उदारवादी रास्ता छोड़कर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष ने उग्र राष्ट्रवादी दायरे जैसी गतिविधियों को अपना लिया था। तो हम लोग इनको लेकर अपने जो प्रमाण हैं उनको देखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ ईयर्स मेंशन कर रखे हैं जो सीधे तौर पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो एक नज़र में आप इसका एक स्क्रीनशॉट रख लें पहले, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस डेट में कौन सी घटना कहाँ पर हुई है और उनसे जुड़े संबंधित क्रांतिकारी हमारे कौन से हैं। तो एक तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाता है। दोस्तों, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें अपना मेंस का पर्सपेक्टिव लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने इसका पहला चरण का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये 23rd लेक्चर है, इसके पहले हिस्ट्री के कंटिन्यूअस कई लेक्चर्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्रांति जो पहले शुरू होता है भारत में, कांग्रेस की स्थापना के बाद का जो दौर आता है, तो उदारवादी तरीके से अपनी मांग रखी जा रही थी। लेकिन जब वो सफल न हुआ तो होता ये है कि आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो सबसे पहले वहीं पर एक क्रांति के जो जनक हैं बाल गंगाधर तिलक जी, उनका आपको देखने को मिलेगा, उनकी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 1881 में वो केसरी और मराठा पत्र निकालते हैं। इनका भी एक सीधे तौर पर प्रश्न आता है। तो अभी हम लोग जब प्रमुख क्रांतिकारियों, हमारे आंदोलन से जो स्वतंत्रता संघर्ष के संबंधित व्यक्ति हैं, जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम अलग अलग व्यक्तित्वों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की उनकी गतिविधियां थी, तिलक जी ने कैसे संघर्ष किया या फिर अलग अलग लोगों ने कैसे अपना किया। तो अभी हम देखते चलें कि 1881 के दौरान में महाराष्ट्र में तिलक ने मराठा और केसरी 2 पत्र निकाले। इसी तरीके से देखें तो 1893 और 1895 में इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, कब? 1893 में और 1895 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। इन सारे उत्सवों का प्रारंभ करने का एक ही लक्ष्य था कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया जाए, लोगों का एकीकरण किया जाए। होता क्या है, उस दौर में 1897 के दौर में प्लेग फैलता है। पुणे में प्लेग फैलने की वजह से जो प्लेग की जांच के नाम पर जो अधिकारी आए तो घरों में घुस करके उन्होंने बुरा बर्ताव किया लोगों के साथ में। इसमें 2 अधिकारी ऐसे थे जिसमें एक थे वहाँ के जो प्लेग कमिश्नर बनाए गए थे रैंड, और इनके साथ ही एक थे कमिश्नर लेफ्टिनेंट। वो जो 2 लोग थे उनका नाम विशेष रूप से आया। तो हुआ ये कि जो चापेकर बंधु हैं, चापेकर बंधु का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो एक्चुअली दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये 2 चापेकर बंधु थे। इनका नाम क्या था? चापेकर बंधु। तो कभी कभी तो नाम से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। एक्चुअली ये लोग थे कौन? तो बता दूं कि दामोदर हरि और बालकृष्ण जो थे, ये चापेकर बंधु, इन्होंने एक व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। इसका जो उद्देश्य था वो राजनीतिक उद्देश्य था कि लोगों को तैयार संगठित किया जाए। तो उन्होंने चूँकि ये हत्या इसलिए की क्योंकि ये लोग बदनाम थे, प्लेग की जांच के नाम के पर इन्होंने लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, तो इन्होंने कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। तो आप देखेंगे पहला जो उग्रवादी दौर है वो 1897 में आपको देखने को मिल जाता है। मैंने बंगाल के जो क्रम है वो पहले लिख रखे हैं क्योंकि बंगाल जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन मैं आपको क्रम से पढ़ाता चलूँगा ताकि आपको याद होता चले।
अब होता क्या है कि आप एक स्टेट वाइज देखेंगे, यहाँ मैंने बंगाल का लिख रखा है, बंगाल में कौन सी गतिविधियाँ हैं, महाराष्ट्र में कौन सी हैं, पंजाब में। तो आप ये जानते हैं कि पूरे भारत में ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट के बाद दूसरे में शुरू हुआ होगा, तो कालक्रम का पूरा सीक्वेंस तो नहीं बन सकता, एक साथ अलग अलग राज्यों में गतिविधियाँ चलती रहीं, लेकिन हमें एक उनको क्रम बना के याद रखना है कि कैसे हम पढ़ पाएँ। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसके बाद जो आपको मिलेगा 1904 में वीडी सावरकर ने एक संगठन की, गुप्त समिति की स्थापना की, उसका नाम था मित्र मेला। ये सभी गुप्त राजनीतिक संस्थाएं थीं जहां पर लोगों को आपस में जोड़ा जाता था, राष्ट्रवादी भावनाएं उनमें भरी जाती थी, उनको समझाया जाता था कि क्रांति कैसे लाई जाए, कैसे हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिल सकता है, और अलग अलग प्रकार की जो अपनी विचारधाराएं थी उनका प्रचार किया जाता था। इसी का आगे नाम चलकर हो गया अभिनव भारत। तो विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, इन्होंने स्थापना की 1904 में मित्र मेला, जो कि अभिनव भारत के नाम से हो गई। इनका भी पूरा जो संगठन था वो इसी आधार पर था कि अपनी मांगों को मनवाना किसी भी तरीके से, चाहे वो आंदोलन उग्रवादी हो या किसी भी तरीके से। तो इनकी जो संस्थाएं थीं वो इस पर कार्य कर रही थीं। अब यहाँ पर एक आपको नासिक षड्यंत्र केस मिलेगा। एक ऐसी घटना घटित होती है कि वहाँ पर जो करवे गुट के जैक्सन थे जिला जज, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनकी हत्या जो करते हैं वो करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे करते हैं। ये कन्हारे जो हैं इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। वीडी सावरकर उस समय लंदन में होते हैं, उनको लाया जाता है, उन पर केस चलाया जाता है और उनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है। तो ये नासिक षड्यंत्र केस जो है वो 1909 में घटना घटित होती है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि जो हमारा दौर है 1904 से 1909 का, कि एक तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना होती है, कौन करते हैं, वीडी सावरकर। और उसके बाद 1909 में नासिक षड्यंत्र केस आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे को की फांसी होती है और वीडी सावरकर को आजीवन कारावास मिल जाता है। बंगाल जो केंद्र था क्रांतिकारी संगठनों का, वहाँ पर आइए देखते हैं क्या होता है। बंगाल वास्तव में इनमें दो प्रमुख लोग थे, वो थे बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। कौन थे ये लोग? अरविंद घोष के भाई थे बारेंद्र घोष और विवेकानंद के भाई थे भूपेंद्र दत्त। उनका नाम नरेंद्र दत्त था, इनका नाम भूपेंद्र दत्त। तो ये दोनों लोग जो थे वो बहुत ही सक्रिय थे। इन्होंने 1906 में युगांतर समाचार पत्र की स्थापना की। इसके माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया, लोगों को जोड़ा, और बाद में इसी अगले वर्ष इन्होंने एक अनुशीलन समिति की गठन किया कि इन्होंने बारेंद्र घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो क्वेश्चन यहाँ पर याद हो गया। यहाँ पर देखिए आप, महाराष्ट्र में किन्होंने क्या स्थापना हुई थी, मित्र मेला या अभिनव भारत की? वीडी सावरकर ने की। कब की? तो 1904 में। अब आगे आ जाइए तो आप देखें 1907 में बंगाल में स्थापना होती है किसकी? अनुशीलन समिति की। इनका मानना था खून के बदले खून, यानी कि यह बहुत ही क्रांतिकारी संगठन के तौर पर आगे आया। तो बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने काफ़ी प्रयास किए और बंगाल में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई। अब आप देखिए कि उनमें से प्रमुख घटनाएं क्या हैं, जरा उन पर एक नज़र डालते हैं। 1908 और 1910। आप ये देखेंगे कि सारा कालक्रम जो है वो इसी के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। तभी तो आप ये प्रमाणित कर पाएंगे मेंस में कि इन क्षेत्रों में ये घटनाएं हुई, इसीलिए इसे उग्र राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है। तो 1908 में एक घटना आपको देखने को मिलेगी जिसमें जो जिला जज किंग्सफोर्ड थे उन पर हमला होता है। करते कौन है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इसमें जो खुदीराम बोस होते हैं और ये प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। एक तो ये इनकी न्यायिक हत्या होती है, मतलब न्यायाधीश होते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या होता है, इसमें 34 ऐसे लोग होते हैं जिनको अवैध शस्त्र रखने के नाम पर इनको अरेस्ट किया जाता है। इसी में अरेस्ट होते हैं अरविंद घोष। तो किसी तरीके से ये अरविंद घोष जो होते हैं इनको भी उसमें अरेस्ट किया जाता है, बाद में ये छूटते हैं। अब इसके बाद देखें तो हावड़ा षड्यंत्र केस भी इसमें एक आता है। इसमें जतीन नाथ मुखर्जी थे। तो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या, डीएसपी की हत्या को लेकर के इसमें केस चलाया गया था। तो किसी तरीके से इसमें जतीन नाथ मुखर्जी बाद में बचे। हावड़ा षड्यंत्र केस जो पूछा जाता है कब हुआ, तो 1910 में। तो एक जज, एक डीएसपी
अवैध हथियार रखना, ये सब आपको प्रमाणित करते हैं कि बंगाल में अनुशीलन समिति किस प्रकार से एक रुख राष्ट्रवाद का संचालन हो रहा था। तो हमने देखा महाराष्ट्र और बंगाल, इन दो क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां इस समय में देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? पहला क्वेश्चन इनके ईयर को लेकर कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर ने। कब की? 1904 में। अब आपको याद रहेगा कि ये महाराष्ट्र में थी। अभिनव भारत की पूर्व संस्था कौन सी? मित्र मेला थी। तो ये गुप्त समिति थी। इसी तरीके से प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की? तो चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधु कौन कौन थे? तो गोपाल हरि, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो इनका नाम आपको याद हो गया। इसी तरीके से हम देखें युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो आप जानते हैं अरविंद घोष के भाई कौन थे? तो उनका नाम है बारीन घोष। और तो स्वामी विवेकानंद के जो भाई थे वो कौन थे? भूपेन्द्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त के भाई भूपेन्द्र नाथ दत्त। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर युगांतर समाचार पत्र चलाया और इन्होंने ही गठन किया था अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति बहुत पूछा जाता है। कब की घटना है ये? 1907 की। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की घटनाएं क्या थी। पंजाब में देखते हैं क्या है। पंजाब में जतिन मोहन चटर्जी जो हैं, इन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा था। बाघा जतिन के नाम से इनके नेतृत्व में लोग गठित हुए और उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इनमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, जिनके बारे में अभी सुनेंगे हम लोग गदर पार्टी में, और अजीत सिंह जो कि प्रमुख क्रांतिकारी थे। यहाँ पर एक लाहौर षड्यंत्र होता है। इसमें होता यह है कि 21 फरवरी को दिन चुना जाता है 1915 का। तो ये होता है कि इस दिन मिलकर एक साथ पूरे उत्तर भारत में क्रांति फैलाई जाए, ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन इस योजना का पता अंग्रेजों को चल जाता है और ये सभी पकड़े जाते हैं और बाद में इसे इनकी जो संगठन थे इनको बैन कर दिया जाता है, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कुछ इनमें भाग जाते हैं विदेश। तो पंजाब से लोग बाहर भाग जाते हैं, कुछ अरेस्ट होते हैं। तो एक यही फेमस है कि लाहौर षड्यंत्र जो है वो कब होता है? 1915 में। कहाँ होता है? पंजाब में। क्यों होता है? क्योंकि एक साथ ही उत्तर भारत में 21 फरवरी को ये अपना आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन वो असफल हो गया। तो पंजाब की भी गतिविधियां जो हैं आप देखें तो क्रांतिकारी ही इस दौरान मिलती हैं 1915 में, जो कि 1906 से 1919 के बीच की है। मद्रास में देखते हैं क्या है। तो मद्रास में एक्चुअली एक वंशी अय्यर थे, इन्होंने भारत माता समिति की स्थापना की थी। भारत माता समिति की स्थापना थी, यहाँ पर भी इनका क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी। यहाँ पर एक जिला जज की हत्या की जाती है 1911 के दौरान। जिला जज आसे की हत्या कर दी जाती है, बाद में इनको वहाँ पर मृत्युदंड दे दिया जाता है। दिल्ली में आप देखें तो आपको याद होगा 1911 में राजधानी परिवर्तन किया जाता है, दिल्ली दरबार लगता है। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, वो आते हैं दिल्ली में, चांदनी चौक में उन पर बम फेंका जाता है। बम फेंकते कौन है? तो उनमें होते हैं, दरअसल इसकी जो पूरी योजना होती है बम फेंकने की वो बनाते हैं रास बिहारी बोस। तो होता क्या है कि जब लॉर्ड हार्डिंग जो है उन पर ऊपर बम फेंका जाता है, वो बच तो जाते हैं। ये फेंका कब गया? 23 दिसंबर 1912 को। अब इनमें फांसी किनको होती है? तो इसमें बसंत बिश्वास, बाल मुकुंद, अवध, ये बिहारी है, तिवारी नहीं, अवध बिहारी, अमीचंद, मास्टर अमीचंद, तो ये कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फांसी होती है। रास बिहारी बोस भाग जाते हैं जापान में, जिनको आप देखेंगे कि बाद में इन्होंने द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INA की स्थापना हुई थी, आज़ाद हिंद फौज, उसमें इनका काफ़ी महत्व रोल रहता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा, एक सबसे बड़ा अगर क्रांति का दौर देखें तो 23 दिसंबर 1912 को था, वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था। तो आप देखें उनके निशाने पर कौन थे? जज थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और खुद वायसराय थे, या अलग अलग क्रांतिकारी समितियां थीं। भारत में इस दौर में प्रमुख जितने थे, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, दिल्ली, सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। तो इसलिए भारत में उग्रवादी राष्ट्रीयता तो देखने को मिलती ही है। तो इनके ईयर पर डाले एक नज़र। अब देखते हैं कि क्या हो रहा था विदेशों में उस टाइम में। हमारा जो द्वितीय चरण है, इनमें विदेशों में भी हमारे स्वतंत्रता के जो आंदोलन थे उनकी अलग जगाई जा रही थी। वहाँ पर क्यों जगाई जा रही थी? क्योंकि विदेशों में भी बहुत से भारतीय रहते थे, उनको संगठित किया जाना पहला उद्देश्य था। दूसरा ये था कि ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात प्रमाणित किया जा सके कि भारतीयों को प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है और ब्रिटेन वहाँ पर अत्याचार कर रहा है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो विस्तार था वो बहुत तीव्र गति से था। अब आपको बताएं कि चलते हैं लंदन में।
लंदन में देखते हैं तो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, इनका एक ग्रुप था। ये लोग आपस में मिल करके वहाँ पर बहुत सारी जो अपने स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार है, अपने विचारों का प्रचार प्रसार है, तो भारत के पक्ष में अपनी बातें वहाँ रख रहे थे। इनमें इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडिया हाउस भी वहाँ पर आगे बना। इसमें होता यह है कि एक समय के बाद उस इंडिया हाउस जो के वहाँ के एक राजनीतिक सलाहकार थे कर्जन वाइली, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन में भी ये देखने को मिलता है कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। कब? 1909 में। तो एक तो स्थापना होती है भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम लोग ये देखते रहेंगे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905 में, और एक क्रांतिकारी गतिविधि देखने को मिलती है कि कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा करते हैं लंदन में 1909 में। जर्मनी में एक प्रमुख दौर देखते हैं कि किस प्रकार भारत का आंदोलन आगे चलता है। तो आपको बता दें कि मैडम भीखाजी जो हैं कामा, ये भारत की पारसी परिवार से थी, महाराष्ट्र से। तो मराठी परिवार के सदस्य थी। ये 1902 में चली गई थी विदेश, और अपनी विचारों का प्रचार प्रसार इन्होंने विदेशों से किया, और ये पेरिस में रहती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी जो कांग्रेस सम्मेलन है उसमें इन्होंने भारत के तौर पर भारत की तरफ से प्रतिभाग किया। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, भारत का जो तिरंगा झंडा है उसे फहराया, लाल पीला हरा। तो तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया। तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है मैडम भीखाजी आर कामा को। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, देखा जाए तो एक प्रकार का ये एक क्रांति का दौर बिगुल है कि उन्होंने भारत का तिरंगा वहाँ पर फहराया अगस्त 1907 में। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में प्रतिभाग किसने किया? तो मैडम भीखाजी कामा ने। और कहाँ पर? ये जर्मनी, स्टुटगार्ट में। अब एक जर्मनी की गतिविधि आपको यहाँ मैं नीचे पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा कि जब गदर पार्टी बैन हो जाती है तो बाद में लाला हरदयाल आते हैं जर्मनी, और वहाँ पर ये 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन करते हैं। अभी देखते हैं अमेरिका में क्या होता है। तो अमेरिका में एक्चुअली एक बहुत एक्टिव पर्सन थे द्वारका नाथ दास। द्वारका नाथ दास ने यहाँ पर स्थापना की भारतीय स्वतंत्रता लीग की। तो इनके ईयर पर ध्यान देते हैं 1907। इसी तरीके से इन्होंने उसके बाद अगले ही वर्ष स्वतंत्र हिंदुस्तान की स्थापना की। इनमें प्रमुख थे सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, दो प्रमुख ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गदर पार्टी का प्रकाशन किया एक्चुअली 1913 में। आप देखें तो इन्होंने भारत में क्रांति के पक्ष में गदर समाचार पत्र निकाला, इसीलिए इनकी पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ा। तो 1913 में ही गदर समाचार पत्र, गदर पार्टी की स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक होते हैं वो लाला हरदयाल होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सोहन सिंह भाकना होते हैं। तो अमेरिका में दरअसल इसका जो आयोजन हुआ वो काफ़ी तगड़ा हुआ। भारत में इस भारत की विचारों का प्रचार प्रसार बहुत तेज हुआ, लेकिन हुआ ये कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। उस विश्व युद्ध के छिड़ने की वजह से गदर पार्टी को वहाँ बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था और हम तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में ही बात कर रहे थे। तो हो गया कि अमेरिका में इसको बैन कर दिया गया। तो ये लोग वहाँ से आए और फिर लाला हरदयाल ने क्या किया, जर्मनी में 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। तो यही आपने देखा कि जर्मनी में एक स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। एक और देखते हैं कि पूछा जाता है कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार कौन गठित करते हैं, तो वो काबुल में हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान में 1915 में। कौन करते हैं? तो राजा महेंद्र प्रताप करते हैं। इनके जो राष्ट्रपति अब खुद बनते हैं राजा महेंद्र प्रताप, और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो बरकतुल्ला। एक्चुअली उस समय भारत के एक अस्थायी सरकार का ये गठन करते हैं। इनको जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। तो उसी समय अगर देखा जाए तो भारत को पहली बार मान्यता 1915 में ही दिला दी कि उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप ने, और इसकी स्थापना कहाँ होती है? काबुल, अफगानिस्तान में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप थे। कहाँ गठन हुआ था? अफगानिस्तान। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ? 1915 में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके इस दौर में भी है। तो आप देखेंगे क्रांति में न केवल क्रांति होती है बल्कि एक नई सरकार की स्थापना भी होती है। अब कुछ और हम लोग देखते हैं जिनका आपको क्रांतिकारी गतिविधियों में नाम सुनने को मिलेगा, जैसे सिल्क पेपर षड्यंत्र है, कामाटा गारू प्रकरण है, तोसा मारू कांड है। दरअसल ये इसी दौर के हैं, तो बिना किसी क्रम के हम लोग इनको थोड़ा समझते हैं कि ये घटनाएं क्या हैं। एक सिल्क पेपर षड्यंत्र के बारे में जान लेते हैं। 1915 के बारे में पढ़ रहे थे
तो 15 में ही देख लेते हैं। तो इसमें मौलवी उबैदुल्ला सिंधी थे, उन्होंने महमूद हसन को कुछ पत्र लिखे और वो पत्र एक्चुअली सिल्क पेपर पर लिखे हुए थे, क्रांति से संबंधित थे, अपनी बातें थीं, लेकिन वो पत्र अंग्रेज़ों के हाथ लग गए और उसे पकड़ा गया, इन दोनों को पकड़ा गया। सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से इनके ऊपर केस चलाया गया, बाद में उनको सजा दी गई। तो एक ये पूछा जाता है कि सिल्क पेपर षड्यंत्र जो है वो कब हुआ? 1915 में। तो आप देखें षड्यंत्र का एक कई क्रम है। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है? अवैध हथियार रखने की वजह से था। हावड़ा षड्यंत्र क्या था? एक डिप्टी एसपी जो है वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शमसुल आलम की हत्या के अगेंस्ट में था, जतीननाथ मुखर्जी के खिलाफ, तो ये केस चलाया गया था। इसी तरीके से देखें तो नासिक षड्यंत्र केस था, तो यहाँ पर भी एक जिला जज की जैक्सन की हत्या की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। इसी तरीके से लाहौर षड्यंत्र देखें तो लाहौर षड्यंत्र में क्या था? इसमें यह था कि एक साथ ही 21 फरवरी को ये पूरे उत्तर भारत में क्रांति ले आना चाहते थे, लेकिन वो बात खुल गई। तो इनका क्रम याद रखें सबका। तो जितने षड्यंत्र हैं 1908 में अलीपुर, 1910 में हावड़ा, नासिक 1909 में, लाहौर 1915 में, इसी तरीके से सिल्क पेपर षड्यंत्र 1915 में। तो 1915 से 1915 आपको ये याद हो जाएगा। और अगर आप इनका क्रम बना लें यहाँ पर तो 1908, 1909, 1910, तो आपको बड़े आसानी से सारे षड्यंत्र एक बार में याद हो जाएंगे। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, याद हो जाएगा। दो जहाज़ों के हैं ये, इनको जरा पढ़ते हैं। क्या है ये? कामाटा गारू प्रकरण। वास्तव में पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने जापान से एक जहाज किराए पर लिया, तो ये यात्रियों को लेकर जा रहे थे। तो हुआ ये कि ये अपना जहाज लेकर कनाडा जा रहे थे, लेकिन इनका जो जहाज है वो भारत से न जा करके बल्कि दक्षिण चीन सागर तट से वहाँ से ये जाता है। तो उस समय दरअसल नियम ये था, हांगकांग से जा रहा था, माफ़ कीजिएगा, हांगकांग से कनाडा लेके जा रहे थे यात्रियों को। तो उस समय नियम ये था अमेरिका में, कनाडा में, कि यदि कोई भारत से सीधे भारतीय ना आया हो, किसी अन्य देशों से आया हो, तो उसे अनुमति लेनी पड़ती थी, बिना अनुमति के वो नहीं आ सकता था। तो हुआ ये कि कनाडा में उनको उतरने से मना कर दिया गया, तो वहाँ उनकी झड़प हुई। कलकत्ता सरकार ने इनको आदेश दिया कि इन जहाज़ों को वापस लाया जाए। जब ये वापस लाया गया तो रास्ते में इनकी झड़प हुई, उसमें कई लोग मारे गए, बाकी लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो कामाटा गारू प्रकरण क्या है? तो कामाटा गारू एक जहाज़ था, कौन चला रहा था? तो पंजाब के गुरुदत्त सिंह थे। कहाँ से जा रहा था? तो हांगकांग से जा रहा था। कहाँ? कनाडा जा रहा था। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं। कब ये हुआ घटनाक्रम? 1914 में, इनसे संबंधित नाम। ठीक है। इसी तरीके से तोसामारू कांड था। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि जब ये 1913 में गदर पार्टी यहाँ पर बाद में बैन हो जाती है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद, तो उससे जो क्रांतिकारी थे वो वापस लौट रहे होते हैं तोसामारू कांड से। तो होता क्या है, ये लोग सिंगापुर रुकते हैं, सिंगापुर में बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं। तो वहाँ की जो सेना थी उनमें कुछ लोग थे, उनमें जमादार चिश्ती खां और डुंडे खां के नेतृत्व में क्रांतिकारी विद्रोह हो जाता है और वहाँ पर जो उनके अधिकारी हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है उस समय में, सिंगापुर क्रांति। तो ये इसमें दो वर्ड आपको मिल जाएंगे कि तोसामारू कांड कब हुआ? 1914 में। तो आपको 1914 में कामाटा गारू और तोसामारू दो जहाज़ों वाले कांड हैं। ये जाते हैं सिंगापुर, रुकते हैं और वहाँ पर क्रांति कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो हमारा ये दौर है पूरा, इसको बहुत अच्छे से आप देख लें कि 1900 जो क्रांतियों का क्रम है, इनको आप याद कर लें कहाँ कहाँ पर है। 1909, 1908, 1909, 1910, फिर 15 में दो। तो जो 5 षड्यंत्र हैं वो आप उनको याद कर लें। जो प्रमुख संस्थाएं गठित हुई हैं उनको एक बार देख लें। पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंटिन्यू आने वाले हैं, कैलेंडर जारी हो चुका है, तो पढ़ाई करिए। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के तृतीय चरण के साथ। गुड बाय।